मैं जब भी गांधी, नेहरू या सरदार पटेल पर कोई वीडियो बनाता हूं तो कमेंट बॉक्स में बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि गांधी ने सरदार पटेल के बजाय नेहरू को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया। खरी बात के दर्शकों की मांग पर आज मैं आपके लिए इस विषय पर वीडियो लेकर सामने आया हूं। आज मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह से गांधी ने सरदार पटेल के बदले नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किस तरह से गांधी ने भारत का भविष्य बदल दिया था। आपको मेरी किसी बात पर कोई शक ना हो, इसलिए मैं पहले से ही आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने उस दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौजूद आचार्य कृपलानी की किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट और मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम की मदद ली है। ये दोनों उस दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल थे। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में इस घटना को बेहद करीब से कवर कर रहे पत्रकार दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर और गांधी के पोते राजमोहन गांधी की किताब सरदार पटेल एक समर्पित जीवन का भी सहारा मैंने इस वीडियो को बनाने में लिया है। तो बिना देर किए आते हैं मुद्दे की बात पर और चर्चा करते हैं भारत का इतिहास बदल देने वाली इस घटना की। वो 1946 का साल था। अंग्रेज सरकार ने भारत की आज़ादी की पहल शुरू कर दी थी और इसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। लंबी बैठकों के बाद यह तय हुआ था कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष वायसराय होंगे और लेकिन सरकार चलाने के सारे अधिकार इसके उपाध्यक्ष के पास होंगे, जिसे आप एक तरह से प्रधानमंत्री का पद भी कह सकते हैं। चूंकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, लिहाजा अंग्रेज सरकार कांग्रेस के अध्यक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली थी। ठीक उसी समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जो पिछले 7 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लिहाजा अप्रैल 1946 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल नेहरू के चेले चपाटे ये झूठ बोलते हैं कि ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए था, ना कि देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनता उस समय, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनता और वही आजादी के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री भी बनता। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण था, इस पर प्रकाश डाला है राजमोहन गांधी ने, जो महात्मा गांधी के पोते हैं और बेहद धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं राजमोहन गांधी। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी है जिसका नाम है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। सरदार पटेल पर लिखी गई जो किताबें हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ किताब इसे माना जाता है। इस किताब की प्रस्तावना में राजमोहन गांधी ने यह माना है कि गांधी ने सरदार पटेल को अध्यक्ष न चुनकर एक भूल की थी। राजमोहन गांधी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि अगर मेरे दादा गांधी से कोई गलती हुई थी तो उनका पोता होने के नाते मैंने इस गलती को सुधारने की कोशिश में यह पुस्तक लिखी है। खैर, इस किताब के पेज नंबर 378 पर राजमोहन गांधी नए कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि चूंकि यह साफ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए मन ही मन कई नेता इस पद को पाने की इच्छा रख रहे थे। मौलाना आजाद फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे, हालांकि वो जानते थे कि उनके करीबी मित्र जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छटपटा रहे हैं। राजमोहन गांधी आगे लिखते हैं कि सरदार पटेल भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। वहीं आचार्य कृपलानी का नाम भी इस दौड़ में शामिल था। यानी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार थे। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा आचार्य कृपलानी, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा जवाहरलाल नेहरू। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल 1946 थी, लेकिन इसके 9 दिन पहले ही गांधी ने यह साफ कर दिया कि उनकी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू हैं। जब कुछ अखबारों ने मौलाना आजाद के फिर से अध्यक्ष बनने की खबर छापी तो गांधी इस पर नाराज हुए और उन्होंने मौलाना आजाद को 20 अप्रैल 1946 को एक पत्र लिखकर कहा कि एक ही अध्यक्ष लंबे समय तक चलता रहे तो यह अच्छा नहीं है। आपको सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी करके यह कहना चाहिए कि आप
फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल का चयन करूंगा। गांधी की इस फटकार के बाद मौलाना आजाद ने यह बयान जारी कर दिया कि वो फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। यानी अब मैदान में सिर्फ 3 नाम रह गए थे, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। 24 अप्रैल 1946 तक कांग्रेस की सभी 15 प्रदेश कमेटियों ने अपने अपने प्रस्ताव भेज दिए, जिनमें से एक ने भी नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं बाकी बची 3 प्रदेश कमेटियों ने किसी के भी नाम का प्रस्ताव नहीं रखा और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ दिया। यानी 15 में से एक भी कमेटी ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था। नामांकन की अंतिम तारीख करीब आती जा रही थी, लेकिन नेहरू के नाम पर एक भी प्रस्ताव नहीं आया था। लिहाजा 25 अप्रैल 1946 को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं के अलावा गांधी भी खास तौर से मौजूद थे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जानते थे कि गांधी नेहरू को अगला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लिहाजा गांधी की इच्छा को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू बचे थे, लेकिन नेहरू के नाम का एक भी प्रस्ताव नहीं था। ऐसे में सरदार पटेल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना करीब करीब तय था। जाहिर है सरदार पटेल अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो वायसराय उन्हें ही अंतरिम सरकार बनाने को आमंत्रित करते और जब देश आजाद हो जाता तो अंतरिम सरकार के मुखिया होने के नाते सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते और शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन देश का इतिहास बदल देने वाले इस पल, लम्हे और क्षण के बीच आ गए गांधी। गांधी के इशारे पर आचार्य कृपलानी ने बैठक में एक कागज निकाला। यह एक लिखित प्रस्ताव था जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस घटना के बारे में लिखा है खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी मशहूर किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में। आचार्य कृपलानी अपनी इस किताब के पेज नंबर 248 पर लिखते हैं कि बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। गांधी के इशारे पर की गई आचार्य कृपलानी की इस पहल से नेहरू का नाम फिर से दौड़ में आ गया। यानी अब मैदान में सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने खड़े थे। जब कांग्रेस कार्य समिति को यह तय करना था कि दोनों में से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस कार्य समिति में अगर वोट डाले जाते तो सरदार पटेल का जीतना तय था, क्योंकि उन्हें प्रदेश कमेटियों के साथ साथ कांग्रेस की कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। लेकिन फैसले की इस घड़ी में एक बार फिर आचार्य कृपलानी ने अपना रोल निभाया। उन्होंने एक नया कागज निकाला जिसमें सरदार पटेल की तरफ से पहले से ही लिखा गया था कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं। यानी आचार्य कृपलानी ने पहले से ये कागज में लिख दिया सरदार पटेल की तरफ से कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं। इसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन किया है राजमोहन गांधी ने अपनी इस किताब सरदार पटेल एक समर्पित जीवन में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। वो इस किताब के पेज नंबर 389 पर लिखते हैं कि नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को पकड़ाया जिस पर उनके नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया। यानी अब कागज गांधी जी के हाथ में था और कागज ही नहीं बल्कि फैसला भी अब
गांधी के हाथ में था। ध्यान दीजिए, अभी तक सरदार पटेल ने अपना नाम वापस नहीं लिया था। वो गांधी की इच्छा जानना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि गांधी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से फैसला लें। इसके बाद गांधी ने क्या किया, इसका जिक्र भी राजमोहन गांधी ने अपनी इस किताब में किया है। वो पेज नंबर 389 पर आगे लिखते हैं कि गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। तो सुना आपने, इस तरह गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली और हमेशा हमेशा के लिए भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। यहां इस बहस की जरूरत नहीं है कि अगर नेहरू की बजाय सरदार पटेल के हाथ में अगर इस देश की कमान होती तो आज यह देश एक अलग तरह का देश होता। लेकिन यहां इस बात पर चर्चा होना चाहिए कि आखिर गांधी ने सरदार पटेल की तुलना में नेहरू को क्यों चुना। और इस सवाल का जवाब मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में, जिसे लिखा है भारत के इतिहास के सबसे महानतम पत्रकार दुर्गा दास ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के पहले और बाद में कोई भी दुर्गा दास से बड़ा पत्रकार नहीं हुआ था। अक्सर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, यहां तक कि जिन्ना और लियाकत अली भी दुर्गा दास को अपने मन की बात बता देते थे। दुर्गा दास अपनी इस किताब के पेज नंबर 237 पर बताते हैं कि नेहरू को अध्यक्ष बना देने के बाद उनकी गांधी से क्या बातचीत हुई थी। दुर्गा दास इस बातचीत के बारे में लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना। तो इस पर गांधी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता इंग्लिशमैन है। गांधी जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे बोला है कि गांधी जी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक यानी सरदार पटेल की ग्लैमरस नेहरू के लिए बलि ले ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलेंगे। तो दुर्गा दास की गांधी से हुई इस बातचीत के आधार पर दो बातें साफ होती हैं। पहली ये कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना कि वो इंग्लिशमैन थे, और दूसरी ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं का मानना था कि ग्लैमरस नेहरू के लिए गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली। दुर्गा दास की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक तो वो बहुत बड़े पत्रकार थे और साथ ही गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के बेहद करीबी दोस्त भी थे। देवदास गांधी भी पत्रकार थे और वो उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। अगर फिर भी आपको दुर्गा दास की बातों पर यकीन नहीं है तो मैं यहां फिर से सहारा लेना चाहूंगा देवदास गांधी के बेटे और गांधी के पोते राजमोहन गांधी की इसी किताब का, जिसका नाम है सरदार पटेल एक समर्पित जीवन। अपने पिता देवदास के दोस्त दुर्गा दास की तरह ही राजमोहन गांधी ने भी माना है कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता था कि नेहरू अंग्रेजों से अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा राजमोहन गांधी ने एक वजह और बताई है और वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 389 पर लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के एक तबके के करीबी थे, जबकि इसके विपरीत सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती की यानी मुसलमानों के साथ किसी दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी जी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। यानी गांधी सरदार पटेल की बजाय नेहरू को इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि नेहरू एक तो मुसलमानों के दोस्त थे और दूसरा इसलिए क्योंकि नेहरू इतने ज्यादा अहंकारी थे
कि वो सरदार पटेल के नीचे दूसरे स्थान पर काम करना कभी स्वीकार नहीं करते। गांधी ने अलोकतांत्रिक और तानाशाही तरीके से सरदार पटेल के बजाय नेहरू के नाम पर मोहर लगवाई। इसे लेकर आज तक उनकी आलोचना होती है। यहां तक कि गांधी के इस फैसले में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले आचार्य कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने भी बाद में जाकर अपनी भूमिका पर अफसोस भी जताया है। आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट के पेज नंबर 249 पर दुख जताते हुए लिखा है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी आज़ादी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि हमें आज़ादी के लिए आगे और भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। ऐसी तुच्छ दुर्घटनाएं पुरुषों और यहां तक कि राष्ट्रों के भाग्य पर निर्भर करती हैं। तो सुना आपने, आचार्य कृपलानी ने माना है कि नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना एक दुर्घटना था, यानी नेहरू एक तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। कृपलानी की तरह ही नेहरू के एक और सहयोगी और दोस्त मौलाना आज़ाद ने भी नेहरू को अध्यक्ष बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में आज़ाद ने भी अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में अफसोस जताया है। इस किताब का हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 146 पर लिखते हैं कि ये मेरी भूल थी कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मैं और पटेल कई मसलों पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरे बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो वो सफलतापूर्वक कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार करवा लेते। वो ऐसी गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहर ने कैबिनेट मिशन की योजना को बर्बाद करके जिन्ना को एक मौका दे दिया। मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाता हूं। यदि मैंने ऐसी भूल नहीं की होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी की बातों का इसलिए महत्व है क्योंकि एक जमाने में दोनों नेहरू के बहुत करीबी थे और दोनों ही सरदार पटेल के विरोधी माने जाते थे। फिर भी इन दोनों ने बाद में जाकर अपने फैसले पर पछतावा जाहिर किया। यहां यह बताना भी जरूरी है कि जब नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हैरत की बात है कि जब उनके बदले आचार्य कृपलानी को अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो नेहरू ने ही सबसे पहले गांधी के पास जाकर कृपलानी के नाम का विरोध किया। नेहरू तब ये भूल गए थे कि उन्हें यहां तक पहुंचाने में आचार्य कृपलानी ने कितनी मदद की थी। खैर, ये दिलचस्प किस्सा मैं कभी आपको फिर बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।